हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है शुभांकर और आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन एविडेंस लॉ के सेक्शन 111, 112, 113, 114 के बारे में। 111, 112, 113 एंड 114 के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो के दौरान मैं आपको केस लॉज और इलस्ट्रेशन के थ्रू इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा हर एक केस स्टडी और हर एक सेक्शन के प्रोविजंस। तो आइए पहले हम समझते हैं सेक्शन 111, 111 के बारे में। दोस्तों, सेक्शन 111 ये बात कहता है, प्रूफ ऑफ गुड फेथ इन ट्रांजैक्शन वेयर वन पार्टी इज इन रिलेशन ऑफ एक्टिव कॉन्फिडेंस। दोस्तों, इसमें एक बात जानने वाली है, एक्टिव कॉन्फिडेंस और गुड रिलेशन, ये जो दो टर्म्स इसमें, गुड फेथ, ये जो दो टर्म्स इसमें यूज की गई है, ये बातें तब यूज की जाती है, ये बात तब डिस्क्राइब करने के लिए यूज की जाती है जब भी कोई दो पार्टीज या कोई दो पर्सन के बीच एक ट्रस्ट डेवलप होता है, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो किसी रिलेशनशिप में हो, चाहे कोई भी हो। जब ऐसे मैटर्स को लेकर के जब दो इंसान किसी रिलेशनशिप में हो, तब ये लीगल प्रोविजन क्या कहता है, तब इस तरह के डिस्प्यूट्स को कैसे सॉल्व किया जाता है, ये इस सेक्शन, इस प्रोविजन के बारे में बात करता है। तो आइए आगे जानते हैं। Where there is a question as to the good faith of a transaction between parties, one of whom stands to the other in a position of active confidence, the burden of proving the good faith of the transaction is on the party who is in the position of active confidence। यानी कि दोस्तों, इसमें यह कहा गया है कि जो भी पार्टी ये दावा करती है कि उसका उस दूसरी पार्टी के साथ किसी तरह का एक गुड फेथ में रिलेशनशिप है, वो चाहे वो गुड फेथ में बिजनेस कर रहे हो, चाहे वो गुड फेथ में कोई और काम कर रहे हो, तो ऐसे इंसान पर वो बर्डन ऑफ प्रूफ आएगा कि वो अपने और उस दूसरी पार्टी के बीच में चल रहे उस गुड फेथ या उस एक्टिव कॉन्फिडेंट रिलेशनशिप को प्रूव करे कोर्ट के सामने। दोस्तों, अब इसमें एक इलस्ट्रेशन हम लोग जान लेते हैं। द गुड फेथ ऑफ अ सेल बाय अ क्लाइंट टू अटॉर्नी इज इन क्वेश्चन इन अ सूट ब्रॉट बाय द क्लाइंट। The burden of proving the good faith of the transaction is on the attorney। दोस्तों, इसमें यह कहा गया है कि जो एक क्लाइंट और एक अटर्नी का रिलेशनशिप है, तो इसमें अटर्नी को यह बात प्रूव करनी पड़ेगी कि जो भी उसके और उसके क्लाइंट के बीच में एक ट्रस्ट का और एक गुड फेथ का रिलेशनशिप है, वो गुड फेथ का रिलेशनशिप स्टैंड कर रहा है, और यहां तक कि उसके क्लाइंट ने उसके साथ कोई फ्रॉड या चीटिंग नहीं की, ना कि उस अटर्नी ने उसके साथ कोई चीटिंग करी है। उनके बीच में जो भी गुड फेथ का रिलेशनशिप है, ये चीज प्रूव करने की जिम्मेदारी अटर्नी की ही होगी। दोस्तों, अब इसमें बात करते हैं एक केस लॉ के बारे में। केस का नाम है भूपेंद्र कुमार आर पारेख वर्सेस एम के लक्ष्मी। दोस्तों, अब मैं पहले आपको इसके फैक्ट्स बताऊंगा और फिर इसका जजमेंट भी आपको बताता हूं। इसमें कहा गया था, प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट वेर लिविंग एज हस्बैंड एंड वाइफ। द प्लेंटिफ फाइल्ड अ सूट फॉर डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल ऑन द बेसिस दैट लक्ष्मी हैज साइंड द डॉक्यूमेंट ऑफ ट्रांसफर विदाउट नोइंग द नेचर ऑफ द डॉक्यूमेंट। The plaintiff was an actress and not a housewife. She accepted that she was able to understand the transaction, but she based her claim on fraud and not on undue influence. The court held that in such case, the principles of undue influence does not apply. दोस्तों, अब इसमें बात करी गई है दो पार्टीज जो कि हस्बैंड और वाइफ है। हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो एक गुड फेथ का या एक एक्टिव कॉन्फिडेंस का जो रिलेशनशिप है, उसको देखते हुए कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था कि दो बातें जो इसमें है कि वाइफ ने क्लेम किया कि उसने उसके साथ अनड्यू इन्फ्लुएंस किया है, ना कि फ्रॉड। तो कोर्ट ने ये बात स्टैंड आउट की कोर्ट में कि इसमें फ्रॉड के चांसेस नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों पार्टीज के बीच में एक कॉन्फिडेंस था, एक एक्टिव रिलेशनशिप था, जिसकी वजह से इसको फ्रॉड की कैटेगरी से हटा करके अनड्यू इन्फ्लुएंस की कैटेगरी में रखा गया कि दोनों पार्टीज के बीच में अनड्यू इन्फ्लुएंस की वजह से ये कुछ गलतफहमियां पैदा हुई थी। ये इस केस लॉज में कोर्ट ने जजमेंट दिया गया था। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसी के एक सब सेक्शन 111, 111 ए के बारे में। इसमें दोस्तों ये कहा गया है, प्रिजम्पशन एज टू सर्टेन ऑफेंसेस। प्रिजम्पशन मतलब जो कोर्ट मान लेते हैं, फैक्ट्स को देखते हुए कोर्ट जब किसी बात को प्रिज्यूम कर लेती है, किसी भी केस के सर्कमस्टांसेस और फैक्ट्स को देखते हुए, उस चीज को कहा जाता है प्रिजम्पशन। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं इस सेक्शन के बारे में, प्रिजम्पशन एज टू सर्टेन ऑफेंसेस। फर्स्ट, where a person is accused of having committed any offense subjected in this section। अब मैं कुछ प्रोविजंस आपको बताऊंगा जिसके बारे में कोर्ट एक प्रिजम्पशन मान लेती है एक कोर्ट ऑफ लॉ में।
एनी एरिया डिक्लेयर टू बी अ डिस्टर्ब्ड एरिया अंडर एनी एनैक्टमेंट, यानी कि दोस्तों कोई भी ऐसा एरिया जहां पर किसी लंबे वक्त से कोई डिस्टर्बेंस चल रही है, कोई जैसे मान लीजिए कोई राइट्स चल रहे हो, दंगे चल रहे हो, या कोई भी और वायलेंट टाइप एक्टिविटीज चल रही हो, उस एक्टिविटीज में, ऐसे एक्टिविटीज में या तो कोई इंसान पार्टिसिपेट करता है या उस एक्टिविटीज को और ज्यादा एग्रीवेट करता है और ज्यादा भड़काए, तो कोर्ट ये बात प्रिज्यूम कर लेती है कि ऑलरेडी एक डिस्टर्ब्ड एरिया में एक इंसान ने ये और एक क्राइम किया है। कोर्ट ये प्रिजम्पशन मान लेती है। इसका बी प्रोविजन ये कहा गया है, एनी एरिया विच देयर हैज बीन ओवर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 मंथ ऑफ एक्सटेंसिव डिस्टर्बेंस ऑफ पब्लिक स्पेस, यानी कि दोस्तों इसमें भी ये बात कही गई है कि जो भी पब्लिक प्लेस में 1 महीने से ज्यादा कोई वायलेंट डिस्टर्बेंस हो रहा हो या सिविक डिस्टर्बेंस हो रहा हो और जहां पर ऑलरेडी रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हो पब्लिक मूवमेंट या पब्लिक एक्टिविटी के, उस जगह पर अगर कोई बिना कुछ जाने मुझे भी कोई काम करता है, तब भी कोर्ट ये प्रिज्यूम कर लेती है कि उस सिटीजन को इस बात की खबर होनी चाहिए थी कि वो एक डिस्टर्ब्ड एरिया था और डिस्टर्ब्ड एरिया में ऐसे काम करने से पहले उन्हें इस बात की जानकारी होनी चाहिए थी। कोर्ट इस बारे में ये प्रिजम्पशन लगाएगा कि वो पर्सन जिसने भी यहाँ पर किसी भी तरह की वायलेंट एक्टिविटी या करंट एक्टिविटी को और भड़काया है, वो उस चीज के लिए गिल्टी है। दोस्तों अब इसमें और भी सारे प्रोविजंस दिए गए हैं। इसमें यह भी कहा गया है कोई भी ऑफेंसेस जो इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 121, 121A, 122 और 123 में, आप इंडियन पीनल कोड भी चेक कर सकते हैं, इसकी कैटेगरी में आता है, उस चीज में भी कोर्ट इसी प्रिजम्पशन को मानती है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं अगले सेक्शन के बारे में, सेक्शन 112, 112 के बारे में। दोस्तों 112 सेक्शन ये कहता है बर्थ ड्यूरिंग मैरिज कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ लेजिटिमेसी, यानी कि दोस्तों ऐसी कोई भी बर्थ, ऐसे किसी इंसान का बर्थ जो कि 2 लोगों के मैरिज के टाइम हुआ हो, किसी एक ऐसे इंसान का बर्थ, तो उसकी लेजिटिमेसी को, उसकी जायजता को, उसे कैसे जायज करार दिया जाएगा, इसके बारे में बात करता है सेक्शन 112। आइए इसके बारे में हम डिटेल में समझते हैं। The fact that any person was born during the continuance of a valid marriage between his mother and any man or within 280 days of his dissolution, the mother remain unmarried shall be conclusive proof that he is a legitimate son of that man, unless it can be shown that the parties to the marriage had no access to each other at the time when they could have been begotten। यानी कि दोस्तों इसमें बात ये कही गई है कि कोई भी एक मदर, उस जो भी एक चाइल्ड है उसकी मदर, और कोई भी एक मैन जो कि उस बच्चे का फादर है, अब इस बात की लेजिटिमेसी कैसे प्रूव होगी कि वो इंसान उस बच्चे का फादर है, इसी बात से कही गई है कि विद इन 280 डेज जिनकी मैरिज डिसॉल्व हो चुकी है, मैरिज डिसॉल्व होने के 280 डेज तक अगर वो बच्चा कंसीव हो गया हो, या फिर कोई भी ऐसे प्रूफ कि जिस केस में वो हस्बैंड और वाइफ अलग हो गए हो विद इन 280 डेज और वो चाइल्ड तब तक एग्जिस्टेंस में आ चुका हो, तो ये इस बात का कंक्लूसिव प्रूफ है कि विद इन 280 डेज तक जिस भी उस चाइल्ड के मदर या फादर जो भी होगा, वही फादर उसका लेजिटिमेट चाइल्ड होगा जिसने उसके मदर के साथ रिलेशंस किए थे पहले। ये कहता है सेक्शन 112। दोस्तों अब जानते हैं अगले सेक्शन के बारे में, सेक्शन 113। दोस्तों सेक्शन 113 इसमें कहा गया है प्रूफ ऑफ सीजन ऑफ टेरिटरी। दोस्तों एक बात मैं आपको बताता चलूं, ये जो सेक्शन है सेक्शन 113 प्रूफ ऑफ सीजन ऑफ टेरिटरी, ये जो प्रोविजन है ये तब का प्रोविजन है जब इंडिया में ब्रिटिश रूल था, ब्रिटिश रूल के टाइम का, ब्रिटिश राज के टाइम का ये प्रोविजन है। तो इस प्रोविजन में ज्यादा डिटेल में कुछ मेंशन नहीं किया है, फिर भी अगर आप इस प्रोविजन को डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को इंटरनेट से रेफर कर सकते हैं या किसी बुक्स के थ्रू भी रेफर कर सकते हैं, वहां पर आपको इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 113 का रेफरेंस मिल जाएगा। हम सीधा जानते हैं सेक्शन 113A के बारे में। सेक्शन 113A ये कहता है प्रिजम्पशन एज टू अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय अ मैरिड वुमन, यानी कि दोस्तों इसमें बात कही गई है कोई भी मैरिड वुमन जिसे सुसाइड करने के लिए उकसाया गया हो, अबेट किया गया हो, उस चीज में क्या क्या किन किन बातों को प्रिजम्पशन में माना जाता है, आइए इसके बारे में जानते हैं।
दोस्तों इसमें कहा गया है व्हेन द क्वेश्चन इज वेदर द कमीशन ऑफ सुसाइड बाय अ वुमन हैज बीन अबेटेड बाय हर हस्बैंड और एनी रिलेटिव ऑफ हर हस्बैंड and it is shown that she had committed suicide within a period of 7 years from the date of her marriage and that her husband or such relative of her husband has subjected her to cruelty, the court may presume, having regard to other circumstances of the case, that such suicide has been abetted by her husband or by such other relative of her husband. यानी कि दोस्तों इसमें ये बात कही गई है कि कोई भी वुमन, कोई भी मैरिड वुमन जो कि अपनी मैरिज के 7 ईयर्स तक, 7 साल तक अगर वो सुसाइड कमिट कर लेती है किसी भी रीजंस की वजह से या किसी भी कोई मैरिटल टॉर्चर की वजह से विद इन 7 ईयर्स उसकी मैरिज तक अगर उसने किसी रीजन से सुसाइड कमिट कर लिया तो कोर्ट, इसमें टर्म दोस्तों ये यूज की गई है मे प्रिज्यूम, यानी प्रिज्यूम कर सकती है कि विद इन 7 साल की अगर उसकी डेथ कमिट हुई है तो कोर्ट ये प्रिज्यूम कर सकता है कि उसे अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के लिए उकसाया गया है, चाहे उसके हस्बैंड ने या चाहे हस्बैंड के रिलेटिव्स ने। विद इन 7 ईयर्स तक कोर्ट ये प्रिज्यूम कर सकती है कि उसकी डेथ कोई अबेटमेंट ऑफ सुसाइड ही था, अबेटमेंट उसे किया गया था सुसाइड करने के लिए। अगर 7 ईयर्स तक, मतलब वो एक डाउटफुल कैटेगरी में आती है वो चीज कि उसे सचमुच सुसाइड के लिए अबेट किया गया था या नहीं। कोर्ट प्राइमरीली इस केस में प्रिज्यूम कर सकती है कि उसके हस्बैंड या हस्बैंड के रिलेटिव्स ने अबेट किया होगा सुसाइड कमिट करने के लिए। दोस्तों ये थे प्रोविजंस सेक्शन 113 के। अब दोस्तों जानते हैं आगे इस सेक्शन के बारे में। दोस्तों इसमें केस कहा गया है हिमाचल स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वर्सेस निक्कू का। दोस्तों इस केस में मैं आपको डिटेल फैक्ट्स बता देता हूं। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट दिस सेक्शन शोज दैट इफ द वुमन हैज बीन सब्जेक्टेड टू क्रुएल्टी एज डिफाइंड इन सेक्शन 498 ऑफ इंडियन पीनल कोड, द कोर्ट मे प्रिज्यूम दैट हैविंग रिगार्ड टू ऑल सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस दैट सुसाइड हैज बीन अबेटेड बाय हर हस्बैंड और एनी ऑफ हिज रिलेटिव्स। यानी कि दोस्तों इसमें भी वही बात कही गई है, जहां 7 इयर्स के अंडर वुमेन ने सुसाइड कमिट कर लिया है और जहां पर सर्कमस्टांसेस, प्राइमरी सर्कमस्टांसेस ये दर्शाते हैं कि उस औरत के साथ, मैरिड वुमन के साथ क्रुएल्टी हुई है अंडर सेक्शन 498 ऑफ इंडियन पीनल कोड, वहां पर कोर्ट ये बात प्रिज्यूम कर सकती है कि क्रुएल्टी प्राइमरीली उसके हस्बैंड या हस्बैंड के रिलेटिव्स के थ्रू ही की गई होगी। दोस्तों आगे इसमें बात कही गई है सेक्शन 113 बी की, 113 बी की। 113 बी ये कहता है प्रिजम्पशन एज टू डाउरी डेथ। यानी कि दोस्तों पिछले सेक्शन में हमने बात करी गई थी क्रुएल्टी की और इस सेक्शन में हम बात करेंगे डाउरी डेथ के बारे में। डाउरी डेथ का दोस्तों इसमें प्रोविजन और प्रिजम्पशन इसमें ये कहा गया है व्हेन द क्वेश्चन इज वेदर अ पर्सन हैज कमिटेड द डाउरी डेथ ऑफ अ वुमन एंड इट इज शोन दैट सून आफ्टर हर डेथ सच वुमन हैज बीन सब्जेक्टेड बाय सच पर्सन टू क्रुएल्टी or harassment for one or in connection with any demand for dowry, the court shall presume that such person has caused the dowry death। यानी कि दोस्तों इसमें ये बात कही गई है कि कोई भी ऐसी वुमन जिसने किसी कारण से सुसाइड या उसकी डेथ कमिट की गई हो और जब वो डेथ ऐसी हो कि जहां पर किसी उसके हस्बैंड या उसके रिलेटिव से कोई डिमांड थी डाउरी की, ऐसा अगर कोर्ट को उन सर्कमस्टांसेस से, केस के सर्कमस्टांसेस से, दोस्तों पहले केस के सर्कमस्टांसेस ही देखे जाते हैं किसी भी केस में, तो अगर केस के सर्कमस्टांसेस से अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये डेथ वुमन की किसी भी तरह की लेन देन डाउरी से रिलेटेड हुई है तो कोर्ट इस केस में प्रिज्यूम कर सकती है कि ऐसी डाउरी की डिमांड उसके हस्बैंड या उसके रिलेटिव्स के थ्रू ही की गई होगी डाउरी के लिए उस वुमन से, जिस डाउरी के प्रेशर के चलते ही उस वुमन ने या तो सुसाइड कमिट किया है या उसकी डेथ कॉज की गई है। दोस्तों ये था प्रोविजन सेक्शन 113 बी का। अब हम बात करते हैं दोस्तों सेक्शन 114 के बारे में, 114 के बारे में। दोस्तों सेक्शन 114 ये कहता है कोर्ट में प्रिज्यूम एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन फैक्ट्स। दोस्तों इसमें भी मे प्रिज्यूम की बात की गई है, यानी प्रिज्यूम कर सकता है कोर्ट।
दोस्तों इसमें कहा गया है द कोर्ट में प्रिज्यूम द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट विच इट थिंक्स लाइकली टू हैव हैपन रिगार्ड ऑफ हैव बीन द कॉमन कोर्स ऑफ नेचुरल इवेंट्स, ह्यूमन कंडक्ट एंड पब्लिक एंड प्राइवेट बिजनेस इन द रिलेशन टू द फैक्ट्स ऑफ द पर्टिकुलर केस। दोस्तों इसमें सिंपली यही बात कही गई है कि कोर्ट केस के सर्कमस्टांसेस को देखते हुए ये चीज, इस चीज का अनुमान लगा सकता है, ये चीज प्रिज्यूम कर सकता है किसी भी केस में कि उस एक पर्टिकुलर इवेंट की हैपनिंग या नॉन हैपनिंग सचमुच हुई है या नहीं हुई है। इस बात को डिटरमिन करने का डिस्क्रिशन एंटायरली कोर्ट के पास होता है कि वो किन चीजों का प्रिजम्पशन में डाल सकती है यानी लगा सकती है, और किन चीजों का प्रिजम्पशन वो एक फिक्स्ड पैरामीटर के अंदर ला सकती है। ये बात कही गई है सेक्शन 114 में। दोस्तों अब इसमें बात करते हैं सेक्शन 114A के बारे में। सेक्शन 114A इसमें यह कहता है प्रिजम्पशन एज टू एब्सेंस ऑफ कंसेंट इन सर्टेन प्रोसिक्यूशन फॉर रेप। दोस्तों इसमें बात कही गई है कि एब्सेंस ऑफ कंसेंट जहां पर हो, जहां पर रेप जैसी एक्टिविटी के लिए वुमन के कंसेंट की एब्सेंस हो, वहां पर कोर्ट क्या किस चीज का प्रिजम्पशन लगा सकता है। जहां पर इस चीज का डाउट हो कि वुमन ने एक्चुअली उन सेक्सुअल रिलेशंस के टाइम पे कंसेंट दी या नहीं दी, ये चीज जब क्वेश्चन ऑफ डाउट बन जाए, इस चीज पर जब डाउट हो कोर्ट में, तब किन किन पैरामीटर्स को लेकर के प्रिजम्पशन लगाया जा सकता है, ये बात करता है सेक्शन 114A। आइए इसमें आपको मैं डिटेल में बताता हूं। इन अ प्रोसिक्यूशन फॉर रेप अंडर क्लॉजेस A, B, C, D, E और जितने भी इसमें क्लॉजेस कहे गए सेक्शन 376 ऑफ द इंडियन पीनल कोड के, तो आगे हम इसमें बात जानते हैं वेयर सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय द अक्यूज इज प्रूव्ड एंड द क्वेश्चन इज वेदर इट वाज विदाउट द कंसेंट ऑफ द वुमन alleged to have been raped and such woman states in her evidence before the court that she did not consent, the court shall presume that she did not consent। यानी कि दोस्तों इसमें यह बात कही गई है कि जहां पर रेप जैसे ग्रेव एंड सीरियस मैटर का क्वेश्चन इसमें अराइज हो और जहां इस बात को प्रूव करने पर बात अड़ी हो कि उस वुमन ने एक्चुअल सेक्सुअल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते टाइम कंसेंट दी थी या नहीं दी थी, जब ऐसी बातों पर क्वेश्चन आ जाता है तब इस सेक्शन के अकॉर्डिंग, सेक्शन 114A के अकॉर्डिंग उस वुमन के स्टेटमेंट पर ही सारी बात डिपेंड करती है। अगर वुमन अपने कोर्ट में ये स्टेटमेंट देती है कि उसने सेक्सुअल रिलेशन के टाइम पर उसकी कंसेंट नहीं थी, वो सेक्सुअल रिलेशनशिप उसके कंसेंट के बिना हुआ था, तो कोर्ट इस बात को शैल प्रिज्यूम कर लेगी बिल्कुल ठोस तरीके से कि उस वुमन ने सेक्सुअल रिलेशनशिप के टाइम पर अपनी कंसेंट नहीं दी थी और कोर्ट उसे रेप की कैटेगरी में विक्टिम को कन्विक्ट कर देगा। दोस्तों ये थे प्रोविजंस आज के सेक्शन 111, 112, 113 और 114 इंडियन एविडेंस एक्ट के। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस चैनल को लाइक और आगे कमेंट भी जरूर कीजिएगा कि आपको हमारा काम कैसा लगता है। और हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम किसी स्पेसिफिक टॉपिक को लेकर के आपको वीडियो बना करके दे तो प्लीज कमेंट सेक्शन में भी जरूर मेंशन कीजिएगा कि आपको कौन से स्पेसिफिक टॉपिक पर एक वीडियो बनाकर चाहिए। दोस्तों ये थे सारे प्रोविजंस बर्डन ऑफ प्रूफ इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस बर्डन ऑफ प्रूफ के इंडियन एविडेंस एक्ट के नहीं देखे तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के वो वीडियोस चेकआउट कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे सारे बर्डन ऑफ प्रूफ के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। दोस्तों मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।